देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया। बहुत बड़े इवेंट की तरह उन्होंने इस बात को भी इस तरीके से सजाया कि आने वाले चुनाव में इसका लाभ ले सके। हर चीज चुनाव से तय करने वाले प्रधानमंत्री ने एक चीज अच्छी की कि महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने के लिए सदन में टेबल किया, जो अब दोनों सदनों से पास हो चुका है। मगर इसी चाल में नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंस गए। वो कौन सी बहस थी जिसे नरेंद्र मोदी हाशिए पर ढकेलना चाहते थे? वह कौन सी बहस थी जिस पूरे विमर्श को नरेंद्र मोदी देश के राजनीति में हाशिए पर ढकेलना चाहते हैं? वह कौन सा मुद्दा है जिस पर वो अंदर खाने वोट तो लेते हैं मगर उस पर देश में खुली बहस नहीं होने देना चाहते? वह कौन सा शिगुफा है जिसका खुद इस्तेमाल करना होता है तो पूरी बाहें फैलाकर इस्तेमाल करते हैं? मगर महिला आरक्षण विधेयक के पेश करने के समय उस एक मुद्दे पर मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी दोनों घिर गए। जी हां, वो मसला है ओबीसी का। जाति जनगणना हो न हो, ओबीसी को हक कैसे मिले? ओबीसी प्रधानमंत्री ने, ओबीसी कैबिनेट मंत्री, ओबीसी सांसद विधायक, इन सब के हुजूम के बीच बीजेपी कैसे घिर गई? राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या मुद्दा उठाया और देश भर के ओबीसी अब कैसे इस देश की राजनीति को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? इस वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे और देखेंगे क्या वाकई 90 में 3 सेक्रेटरी ओबीसी के, तो फिर विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर कितने ओबीसी के, आईआईटी आईआईएम में ओबीसी का क्या हाल है? कुछ आंकड़ों के साथ इस पर आज विश्लेषण करते हैं। स्वागत है आपका मेरे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ एक बड़ा इवेंट पूरा हो रहा है। एक ऐसा इवेंट जिसको इस तरीके से सजाया गया है कि उसका लाभ गांव गिरांव कस्बे में बैठे लोग यह महसूस करते हुए समझने की कोशिश की दिशा में आगे बढ़ जाएं कि देश में अब जो कुछ भी हो रहा है अमुक प्रधानमंत्री के होते हुए ही हो रहा है। चंद्रयान 3 अगर चांद पर सकुशल उतर रहा है तो वह भी इन्हीं की तरफ, तो वह भी उसका भी श्रेय इन्हीं को जाता है। अगर इस देश में कुछ भी नया बन रहा है तो उसका भी श्रेय इन्हीं को जाना चाहिए। ईश्वर ने चूंकि इनको इसी काम के लिए चुना है, ऐसा खुद नरेंद्र मोदी और उनके चाहने वाले लोगों का कहना है। इसी सब के बीच उन्होंने महिला आरक्षण विधेयक को टेबल किया और विशेष सत्र में दोनों सदनों से वो पास हो चुका है और इसके बीच एक नई बहस पूरे देश में शुरू हो चुकी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि देश भर के लोग अब इस बात का अंदाजा बखूबी लगाने लगे हैं कि यह जो नया विधेयक पास हुआ है महिलाओं को हक दिलाने का, यह तो लागू होने में ही 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लग जाए, अभी कुछ पता ही नहीं। इसका मतलब यह एक इवेंट था। इसका मतलब यह एक व्हाट्सएप मैसेज बनाने का एक विषय था। इसका मतलब कि गांव गांव प्रचार कर दिया जाए कि महिलाओं को हक तो नरेंद्र मोदी ही दे रहे हैं। लेकिन उनके कैलकुलेशन के बीच एक पेच फंस गया कि महिलाओं में ओबीसी महिलाओं को हक क्यों नहीं मिला। फिर से लोग लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान और तमाम समाजवादी सामाजिक न्याय को मानने वाले नेताओं की पुरानी वीडियोस को सोशल मीडिया पर फैला दिए कि देखिए किन वजहों से इस महिला आरक्षण का विरोध किया गया। वो था कोटा विद इन कोटा। अगर इस देश में एक प्रधानमंत्री जो दोनों बाहें फैलाकर कहता है कि हां हम ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, उससे अब पूरे देश में यह सवाल पूछा जाने लगा गया कि अगर आप ओबीसी का इतना भला चाहते हैं तो आपने इस विशेष प्रावधान में ओबीसी महिलाओं को शामिल क्यों नहीं किया? यही वो मुद्दा है जिस पर पहले यह बिल नहीं पास हो पाया था। मगर अफसोस अब के नेताओं में अब इतना साहस नहीं बचा कि वो विरोध में वोट डालते हुए एक जोखिम उठाते कि हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं मगर इस आपत्ति पर विरोध दर्ज करते हैं। इसलिए कमोबेश सर्वसम्मति से यह बिल पास हो गया। लेकिन एक विषय ओबीसी का पूरे देश में छा गया। अब इस ओबीसी के विषय पर चाहे वो खुद समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव हो, चाहे आरजेडी के मनोज झा हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे खुद भारतीय जनता पार्टी के अपने खेमे से अनुप्रिया पटेल, तो उनकी पुरानी ओबीसी लीडर उमा भारती का बयान आ गया हो। सब कह रहे हैं कि हम ओबीसी महिलाओं को हक दिए बिना इस बिल को पूरा नहीं मानते।
उमा भारती याद है आपको? राम मंदिर आंदोलन याद है आपको? लाल कृष्ण आडवाणी के साथ एक चेहरा, और सोचिए कौन लोग खड़े थे। विनय कटियार ओबीसी, कल्याण सिंह ओबीसी, उमा भारती ओबीसी, और उस मंदिर की पूरी यात्रा पर चढ़ करके जो आगे पहुंचा, उस मंदिर आंदोलन की यात्रा पर चढ़ करके जो फतेह दिलाया, वो सब ओबीसी थे। और आज सारे हाशिए पर ढकेल दिए गए हैं। इस देश के ओबीसी लोगों को एक बार विचार करना चाहिए। वो उमा भारती जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो उमा भारती जो एक फायर ब्रांड लीडर थी राम मंदिर आंदोलन की, वो उमा भारती आज ये कह रही हैं कि हम असहमत हैं इस बिल से क्योंकि इसमें ओबीसी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। मगर उनकी आवाज की कोई कीमत बची है क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ओबीसी नेताओं की बात सुन रही है क्या? ये एक पक्ष है। और वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक ने जब ओबीसी महिलाओं का मुद्दा उठाया, और आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हां, हमसे पहले गलती हो गई कि हमारी पिछली बिल में ओबीसी महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। आज वो गलती सुधार करके कांग्रेस ओबीसी की राजनीति करने के एजेंडे पर खड़ी दिख रही है। चाहे वो जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे वो महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे को कोटा विद इन कोटा शामिल करने की बात हो, चाहे तमाम ओबीसी के मुद्दे हों, उन सारे मुद्दों पर अब देश की राजनीति गरमा चुकी है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कांग्रेस को भी यह लगने लगा कि अपर कास्ट को अगर हिंदू बनना पसंद है तो उसकी पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी होगी। इसलिए अगर राजनीति करनी है तो उन तबकों की क्यों ना राजनीति करें जो एक बहुत बड़ा तबका हिंदूवादी राजनीति के खोल से उबरना चाहता है अपने मुद्दे पर, अपने उसूल पर और अपने सवाल पर। उसका सवाल है जाति जनगणना का, उसका सवाल है शिक्षा का, उसका सवाल है हिस्सेदारी का। इसलिए कांग्रेस पार्टी अब इस जमीन पर खड़ी है। और राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक पर्चा लहरा दिया कि ओबीसी प्रधानमंत्री के रहते आज ओबीसी की यह गति हो गई कि 90 सेक्रेटरी में से केवल 3 ओबीसी, जिनके नियंत्रण में देश का केवल 5% बजट है, वो उनको संचालित कर पा रहे हैं। बाकी 95% बजट किसके पास? और उसके बाद लगातार ये सवाल गरमाता चला गया कि ओबीसी कहां है इस देश में, जब ओबीसी का प्रधानमंत्री दोनों बाहें फैला करके पूरे देश में ओबीसी का राज कायम करने पर भाषण दे रहा हो। बीजेपी ने भी पलटवार किया। स्वाभाविक है, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम नेताओं ने यह गिनाना शुरू कर दिया, ओबीसी प्रधानमंत्री दिया हमने पहली बार, जबकि यही वो गलत हैं। इस देश को पहली बार ओबीसी प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के रूप में मिल चुके हैं। बस केवल फर्क इतना है कि उन्होंने काम किया कि पहली कैबिनेट में जाति जनगणना का पास किया कि 2001 की जनगणना में जाति जनगणना होगी, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट ने निरस्त कर दिया। उस ओबीसी प्रधानमंत्री को दोनों बाहें फैलाकर ये चीख चीख कर बताना नहीं पड़ा कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। ये ओबीसी प्रधानमंत्री पूरे देश में खुद ही ये बताए कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, बशर्ते कि उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते कभी अपनी जाति का जिक्र नहीं किया और खुद मुख्यमंत्री रहते अपनी घांची जाति को ओबीसी की सूची में शामिल कर दिया। हमें इस बात से भी कोई एतराज नहीं, आप शामिल कर लीजिए, मगर ओबीसी का एजेंडा क्या है, इस पर आपने कभी 9 साल इस देश की हुकूमत करने के दौरान एक लफ्ज भी रखा क्या? क्या इस देश के सो कॉल्ड ओबीसी प्रधानमंत्री ने अपने 9 साल में एक बार भी मंडल आंदोलन का कोई जिक्र किया क्या? कैसे करते? क्योंकि मंडल के विरोध में जो कमंडल का आंदोलन था, उसकी अगुवाई करने वाले नेताओं के साथ ये संयोजक बने बैठे थे। जी हां, इस देश के आज के सो कॉल्ड ओबीसी प्रधानमंत्री रथ यात्रा के लहूलुहान पहियों की जो रूपरेखा बने थे, उसके संयोजक में एक नरेंद्र मोदी भी थे। वो कैसे जिक्र करते मंडल आंदोलन का? और बिना मंडल की बात किए क्या इस देश में ओबीसी का कोई भी मुद्दा उठाया जा सकता है? क्या इस देश में जाति जनगणना से बड़ा आज की तारीख में राष्ट्र का मुद्दा, ओबीसी का मुद्दा कोई दूसरा है क्या? क्यों ओबीसी प्रधानमंत्री आज तक जनगणना नहीं कराया और क्यों ये बात भी नहीं कबूल करते कि हम जाति जनगणना भी कराएंगे? इस देश में बीजेपी ने गिनाना शुरू कर दिया कि हमने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ओबीसी दिए। आज हमारे 27 कैबिनेट मंत्री ओबीसी हैं। हमने सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा विधायक और सबसे ज्यादा एमएलसी तक हमने दिए हैं। जी, आपने दिए हैं, मगर देश ये जानता है कि ये सारे ओबीसी कोई एक बयान दिखा दें कि उन्होंने ओबीसी के सवाल पर कोई एक स्टैंड लिया हो। जी, ये सारे ओबीसी जो कैबिनेट मंत्री तक भी हैं,
वो अपना पीए, अपना ओएसडी, अपनी ऑफिस भी अपनी मनपसंद का रख पाते हैं क्या? कतई नहीं। सब कुछ नियंत्रण में है केवल दो लोगों के जो देश चला रहे हैं, अपने दो लोगों के साथ मिलकर। यह सवाल पूरे देश में पूछा जाने लगा गया कि जैसे ही यह पूछा गया कि सेक्रेटरी अगर 3 हैं, तो बीजेपी ने हमला करके कांग्रेस से पूछा कि भाई 92 के लोग अब सेक्रेटरी बने हैं, तो उस समय तो आपकी सरकार थी, इसका मतलब आपने उन्हें आईएएस बनने नहीं दिया। कांग्रेस के लोगों ने इसका जवाब दूसरे तरीके से दिया, लेकिन मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। अगर उस समय ओबीसी के कम लोग आईएएस बन रहे थे, भाई रिजर्वेशन ही मंडल का आया 92-93 में, क्योंकि आप लोग कोर्ट चले गए थे। मंडल के विरोध में आप रथ यात्रा जब निकाल रहे थे, तो इस देश में मंडल को मानने वाले समाजवादी और अंबेडकरवादी लोग मिलकर देश की सड़कों पर इस देश की आधी से ज्यादा आबादी के लिए लड़ रहे थे। जब मंडल लागू करने वाले वीपी सिंह को गालियां पड़ रही थीं, मंडल के आंदोलन करने वाले लोगों को गालियां पड़ रही थी, उनके घरों पर पत्थर मारे जा रहे थे, उन पर अपमान किया जा रहा था, टीवी पर बैठकर और अखबारों में लिखकर उनका राजनीतिक चरित्र हनन किया जा रहा था, उस समय आज के ओबीसी प्रधानमंत्री रथ यात्रा में और मंदिर आंदोलन में शामिल थे। बीजेपी को यह जवाब नहीं देना चाहिए क्या? आरक्षण लागू हुआ, उसके बाद तो वो लोग आईएएस बनना शुरू हुए, फिर कैसे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनते? चलो मान लिया आपका तर्क। अब एक बात का जवाब दो कि 340 लगभग अब तक आपने ज्वाइंट सेक्रेटरी लेटरल एंट्री से बना दिए हैं। लेटरल एंट्री समझते हैं ना? चोर दरवाजे से एंट्री, पिछवाड़े से एंट्री। आईएएस का कोई एग्जाम, कोई रिटन, कोई प्री मेंस इंटरव्यू नहीं दिया, सीधे एक इंटरव्यू के जरिए अपने चहेते 340 लोगों को, लगभग 340 लोगों को केंद्र सरकार अब तक सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त कर चुकी है। क्या प्रधानमंत्री जी, आपको इस देश को नहीं बताना चाहिए कि जो लोग मेरे हाथ में सिंगल कैडर मैंने बना दिया था, एक भी रिजर्वेशन उस पर लागू नहीं, सारी पोस्ट यूआर यानी अनरिजर्व थी, तो एक बार बताओ ना देश को, ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी मुख्यमंत्री और ओबीसी सांसद विधायक सबसे ज्यादा देने वाले लोगों, कितने लेटरल एंट्री पर ज्वाइंट सेक्रेटरी तुमने ओबीसी बनाए? मेरा मानना है कि शून्य बनाए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को भी शून्य बनाया। अगर मैं गलत हूं तो एक बार आंकड़े सामने रख दो, डिग्री की तरफ फर्जी नहीं, ओरिजिनल आंकड़े देकर बताओ जो देश चलाता है। बीजेपी ने एक हास्यास्पद तर्क सदन में दिया कि भाई देश नेता चलाते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि चलाते हैं और हमने सबसे ज्यादा प्रतिनिधि वो दिए। नहीं साहब, सारे नेता मिलकर नहीं चलाते, आला कमान चलाती है। क्या मजाल कि जो निर्णय अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा तो खैर क्या ही निर्णय लेंगे, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर कोई निर्णय ले लें तो क्या कोई ओबीसी कह सकता है कि नहीं साहब, जाति जनगणना वाले निर्णय पर आपको सोचना चाहिए, इसको करवाना चाहिए? क्या मजाल है किसी की ऐसी बोलने की? और आप कह रहे हैं देश वो चलाते हैं? नहीं साहब, देश नेता चलाते हैं, लेकिन उनको चलाने का काम ब्यूरोक्रेसी करती है, जिसमें आपके लोग नहीं हैं। इसलिए इस पूरे बहस को अब इस धरातल पर ले आना चाहिए कि असल में ओबीसी की डिबेट क्या है। आइए मैं कुछ आंकड़े दिखाता हूं, एक बात गौर करिए। ओबीसी को रिजर्वेशन मंडल पार्ट 1 में मिला 92-93 में इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद, दोबारा 2006 में जब मंडल पार्ट 2 कहा जाता है, अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे, उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को रिजर्वेशन मिला 27%। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि 52% आबादी 1931 की जनगणना के तहत है। पहला काम इस देश में होना चाहिए कि जाति जनगणना कराओ। काका कालेलकर कमीशन कहता है जाति जनगणना कराओ। ओबीसी प्रधानमंत्री जाति जनगणना नहीं कराता, कैसी बात का हुई? ओबीसी प्रधानमंत्री ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दे देता है, जिसके लिए कोई देश में आंदोलन नहीं हो रहा है, और आरक्षण की संकल्पना की हत्या करते हुए, संवैधानिक मूल्यों और उसूलों को ताक पर रखते हुए इस देश में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देने का ईश्वर ने जो अवतार लिया है नरेंद्र मोदी के रूप में, वो काम तो आपसे हो गया। लेकिन ओबीसी महिलाओं को अगर हक देना हुआ 33% आरक्षण में, उसके लिए आपने क्यों नहीं दिल बड़ा दिखाया? लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिल गया, ओबीसी को तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ही नहीं, तो हम कैसे दे देते महिला आरक्षण में? जैसे ईडब्ल्यूएस दे दिया, उसमें तो कह देते कि नहीं भाई ओबीसी मैं हूं, मुझे किसी गरीब, कमजोर, पत्थर तोड़ती, बर्तन मांजती, खेत में काम करती महिला का दर्द मुझसे देखा नहीं गया। इसलिए आज इस देश में अब एक और संशोधन कानून ले आ रहा हूं कि ओबीसी महिला को मैं हक दे रहा हूं। क्यों नहीं दिया आपने? क्योंकि आप असल में ओबीसी का कोई न्याय करना ही नहीं चाहते। आप केवल वोट लेने के लिए ओबीसी को चाहते हैं, केवल ताकि यात्रा में शामिल है, कांवड़ ढोए,
वो दंगों की यात्रा में शामिल हो जाए, वो मंदिर की लड़ाई में शामिल हो जाए। लेकिन ओबीसी जब पूछने लगेगा कितने ज्वाइंट सेक्रेटरी हमारे, कितने प्रोफेसर हमारे, कितने डॉक्टर हमारे, कितने इंजीनियर हमारे, कितनी जमीन पर मालिकाना हक हमारा, देश की संपत्ति में कितना हिस्सा हमारा, देश की शिक्षा में हम कहां हैं, देश में रोजगार में हम कहां हैं, तो यह हाशिए पर पड़े लोग आपसे जो सवाल करते हैं, आज तक बीजेपी ने उस पर एक स्टैंड नहीं लिया। और ओबीसी के नाम पर 2024 के सामने अब सबको गुमराह किया जा रहा है। आइए आपको आंकड़े दिखा रहा हूं, कैसे वो आंकड़े आपके सामने चीख कर बयां कर रहे हैं। सबसे पहले एक आंकड़ा देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। ये दिल्ली पुलिस का वैकेंसी है, जो दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। उस दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में देखिए ना, ईडब्ल्यूएस को कांस्टेबल में 488 पद मिले हैं और ओबीसी को 258। ओबीसी का रिजर्वेशन 27% और ईडब्ल्यूएस का 10%। और पद कितने मिले भाई? 15 पद मिले हैं कांस्टेबल के दूसरे रैंक में, देखिए ओबीसी को, और 27 ईडब्ल्यूएस। 14 इधर मिले, 27 ईडब्ल्यूएस, 142 ओबीसी को मिले, फिर 268, और कुल देखिए 429 ओबीसी को और 810 ईडब्ल्यूएस। ये देख रहे हैं आप, ये ओबीसी का भला हो रहा है। पूरे देश में कोई भी वैकेंसी ऐसे निकाल लीजिए जिसमें ओबीसी और एससी से नीचे कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की जा रही है। ये मेरिट वाले लोग हैं। आइए एक और आंकड़ा देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, द पेन ऑफ मेरिट। ये नेत्रपाल जी हैं, इन्होंने पूरे आंकड़ों का एक सिलसिलेवार ब्यौरा दिया। इंक्रीजिंग बैकलॉग अनफिल्ड वैकेंसीज फॉर एससी एसटी ओबीसी इन इंडिया। बढ़ती जा रही है वैकेंसी, ग्राफ देखिए। और टोटल अनफिल्ड पोस्ट है 10,402, शेड्यूल कास्ट की 8,000 से ज्यादा, शेड्यूल ट्राइब की 2,000 से ज्यादा। ओबीसी का आंकड़ा कहां है मोदी जी? दूसरे स्क्रीन पर देखिए, इंक्रीजिंग बैकलॉग अनफिल्ड वैकेंसीज का दूसरा ग्राफ। कहां है ओबीसी इसमें? सारी खाली पद ओबीसी के। अब एक और स्क्रीन पर देखिए, डाइवर्सिटी इन इंडियाज रिसर्च फंडिंग। 80% फंड जो मिलता है शोध करने के लिए इस देश में अपर कास्ट को, 0.7% आदिवासी को, 6% दलित को, केवल 12% ओबीसी को। आबादी कितनी है मोदी जी? 52%। दूसरा आंकड़ा में और बढ़ गया। ये तीसरी चीज स्क्रीन पर देखिए, जस्ट 4.39% रिप्रेजेंटेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी एट सेक्रेटरी। पुराना आंकड़ा है। आगे देखिए, 0 ओबीसी सेक्रेटरीज। डायरेक्टर के पद पर ओबीसी 13%, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर 6.91%, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के पद पर ओबीसी 0। नरेंद्र मोदी जी, ये कैसे हो रहा है? एक और आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, द पेन ऑफ मेरिट का, जस्ट 6.9% फॉर एससी, 1.5% फॉर एसटी, 4.1% फॉर ओबीसी इन 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एट द लेवल ऑफ प्रोफेसर। मोदी जी, कहां है ये 4% ओबीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में? कैसे हो रहा है नरेंद्र मोदी जी? आपको तो ईश्वर ने भेजा है महान काम करने के लिए। बार बार आप जाति बताते हैं, जितनी बार हिंदू खुद को नहीं बताते उतने से ज्यादा बार बीजेपी और उसके नेता अब लगातार जातियों पर काम करें, क्योंकि हर जाति का वोट चाहिए। केवल थोड़े से लोगों के वोट से तो चलेगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी, एक और आंकड़ा आपके स्क्रीन पर रख ही देता हूं, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस का पूरा आंकड़ा ध्यान से देखिए। एससी एसटी ओबीसी के टीचिंग पोस्ट में प्रोफेसर पर जनरल कैटेगरी के लोग 85.5%, शेड्यूल कास्ट के लोग 7%, आधे शेड्यूल ट्राइब के लोग 2%, एक चौथाई भी नहीं, और ओबीसी के लोग 4.5%। 27% तो आरक्षण मिला है। आबादी है 52% और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर केवल 4%, एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी के केवल 6.5%, असिस्टेंट प्रोफेसर केवल 18.5%, ओवरऑल केवल 14.5% ओबीसी। नरेंद्र मोदी जी, आपके रहते इस देश में विश्वविद्यालयों में ओबीसी नहीं है, कैसे आपको नींद आ जाती है? अरे ईश्वर ने आपको इसके लिए भी भेजा है कि नहीं? या ईश्वर ने केवल बोल दिया कि मंदिर मंदिर करते रहो, उनको शिक्षा में मत दो? प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील कहाँ है ओबीसी के? नरेंद्र मोदी जी, एक और आंकड़ा आपके सामने, वाइस चांसलर एंड रजिस्ट्रार इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 1 अप्रैल 2023 का आंकड़ा है ये। वाइस चांसलर 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, 1 शेड्यूल कास्ट, 1 शेड्यूल ट्राइब,
ओबीसी केवल 5, रजिस्ट्रार 45, 2 शेड्यूल कास्ट, 2 शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी केवल 3। नरेंद्र मोदी जी, ये देश के विश्वविद्यालयों को कौन चलाता है? नरेंद्र मोदी जी, ये कुलपति कौन बनाता है? आपको पता है कि नहीं? आरएसएस की शाखा से आजकल बन रहे हैं। प्रथम वर्ष दीक्षित, द्वितीय वर्ष दीक्षित, तृतीय वर्ष दीक्षित, लेफ्ट राइट सेंटर सब जा रहे हैं शाखा, क्योंकि ये वाइस चांसलर जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उनको पहले देख रहे हैं कि भाई हमारे वाले हैं कि नहीं, ये हमारा विरोधी, हटाओ इसको, इसके पास मेरिट है, कोई बात नहीं, इसका इंटरव्यू खराब करो। किसका सिलेक्शन होगा? शाखा, शाखा, यत्र शाखा तत्र शाखा, सर्वत्र शाखा। तो ओबीसी बड़ा कि शाखा बड़ी मोदी जी? और ये कुलपति प्रिंसिपल बनाते हैं, कुलपति प्रोफेसर बनाते हैं, कुलपति सिलेबस बनवाते हैं, कुलपति पीएचडी में एडमिशन करवाते हैं, कुलपति बहुत कुछ करते हैं नरेंद्र मोदी जी। जब वहां ओबीसी नहीं है तो बहुत कुछ कैसे हो रहा होगा नरेंद्र मोदी जी? एक बार जवाब दीजिए। आपके मंत्री नरेंद्र मोदी जी इस खबर में देखिए क्या कह रहे हैं। SC ST रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल इन सेंट्रल स्टैंड्स एट 4% एंड 4.9%। गवर्नमेंट डेटा इन राज्यसभा। नरेंद्र मोदी जी, ये क्या हो रहा है आपके देश में? नरेंद्र मोदी जी, एक आंकड़ा देखिए आपकी स्क्रीन पर, टेबल 6, परसेंटेज ऑफ रिजर्व कैटेगरी रिप्रेजेंटेशन इन द सेक्रेटरी पोजीशन 2019। सेक्रेटरी में 1.12% SC, 3.37% ST, ओबीसी शून्य। नरेंद्र मोदी जी, ओबीसी शून्य सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी शून्य ओबीसी, ज्वाइंट सेक्रेटरी 6.91%। नरेंद्र मोदी जी, आपको ईश्वर ने भेजा है इस काम के लिए, ओबीसी की जाति जनगणना कराने के लिए, और आज ओबीसी कहां खड़ा है नरेंद्र मोदी जी? द वीक का ये रिपोर्ट देखिए नरेंद्र मोदी जी, ओबीसी रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब लेस देन एक्चुअल कोटा गवर्नमेंट, यानी जो कोटा 27% है उससे भी कम है ओबीसी। मैं बताऊं, टॉप क्लास की नौकरियों में 2 से 3% ओबीसी, आबादी 52%, मंडल की रिपोर्ट 31 की जनगणना के मुताबिक। ओबीसी के बुद्धिजीवी कहते हैं आज अगर गिनती करा लो तो 55 से 60% ओबीसी निकलेंगे, और टॉप क्लास की नौकरी में ओबीसी कितनी? 2%। क्या नरेंद्र मोदी जी, आप और आपके पार्टी के लोग एक जवाब देंगे कि देश कौन चलाता है? क्या प्रोफेसर देश नहीं चलाता? डॉक्टर इंजीनियर देश नहीं चलाता? और हमें चाहिए शिक्षा और रोजगार, और आप देख रहे हैं केवल रबर स्टॉम्प। नरेंद्र मोदी जी, इस बात को समझना होगा। द प्रिंट की इस रिपोर्ट को देखिए, ओवर 42,000 पोस्ट रिजर्व फॉर SC ST एंड ओबीसी वैकेंट इन यूनियन मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट टेल्स लोकसभा। नरेंद्र मोदी जी, 42,000 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के पद जो खाली हैं, नरेंद्र मोदी जी ये हिंदू नहीं है क्या? इनका पद खाली क्यों है? क्योंकि आपको उन्हें मंदिर में इस्तेमाल करना है, इसलिए विचार करिए। देखिए नरेंद्र मोदी जी क्या विचार करेंगे वो तो अलग छोड़ दीजिए, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं एक बार विचार करिए। संसद में खड़े होकर उनका सांसद मुसलमान सांसद को गाली दे रहा है, तो सड़क पर खड़ा उनका कार्यकर्ता मुसलमानों के प्रति क्या व्यवहार करेगा? आपके लोग ओबीसी के नाम पर वोट मांगने आ रहे हैं, और जो उनके भी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ओबीसी में कोटा और महिला आरक्षण में क्यों नहीं है, कोई जवाब नहीं देगा। इसलिए ओबीसी समाज के लोगों, सजग रहना, जागते रहना, और इन आंकड़ों को जरा घर घर ले जाओ और अपने अपने इलाके में पता लगाओ। आपकी कचहरी में ओबीसी कितने बैठे, आपकी जुडिशरी में ओबीसी कितने बैठे, आपकी मीडिया में ओबीसी कितने बैठे, आपके जज कितने हैं, आपके वकील कितने हैं, आपके डॉक्टर और इंजीनियर कितने हैं। अगर ये सब देश नहीं चलाते तो देश कौन चला रहा है? पूछिए सवाल अपने नेताओं से, क्योंकि आपकी जाति का नेता ये दिल्ली से पोस्ट करके अपने गांव में भेजेंगे, जाओ उन जाति के लोगों का वोट लेके आओ, क्योंकि मंदिर बन रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनना है, क्योंकि संविधान बदलना है। शिक्षा मांगोगे, रोजगार मांगोगे और ये सवाल पूछोगे, बुलडोजर चलेगा। लेकिन मेरा काम है सच को आईने की तरह आपके सामने रखना, सोचना आपका काम है। चुनाव करीब आ रहा है, भाषण और ज्यादा होंगे, वादे और ज्यादा होंगे, और लड़वाया और ज्यादा जाएगा, ताकि आपको आपस में लड़वाकर ओबीसी को बांटकर खत्म कर दिया जाए। ताकि ये सवाल कौन पूछेगा? जाति जनगणना पर बहस शुरू हो गई है, ओबीसी के मुद्दों पर बहस शुरू हो गई है। अगर इस देश की आधी आबादी के ओबीसी ही एक बार एकजुट होकर जाति जनगणना और मंडल पर खड़े हो गए ना,
अपने हक मांगने पर खड़े हो गए ना, उनको हक देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को। जो संविधान बदलना चाहते हैं वो बदले जाएंगे, देश का भी इसी में हित है, राष्ट्र बेहतर बनेगा, एक अच्छी खूबसूरत दुनिया बनेगी। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो झुनझुना बजाइए, अभी बहुत सारे झुनझुने आपको पकड़ा दिए गए हैं, कुछ और झुनझुने चुनाव तक मिलेंगे, बजाते रहिएगा और आपके बच्चों का भविष्य उन झुनझुनों के शोर में, नेताओं के झूठे जुमलों के पीछे लुट जाएगा। तब मत कहिएगा कि उस समय के बौद्धिक लोगों ने आपको बताया नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद।